हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास कक्षा 9 का विज्ञान। और कक्षा 9 के विज्ञान में हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। और ध्यान ये रखना है कि हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी के पाठगत प्रश्न करेंगे। इस चैप्टर को हमने पूरा पढ़ चुके हैं। हम इस चैप्टर को, ये जो पहला चैप्टर है, इसे हम पूरा पढ़ चुके हैं, पर आज हमें करने हैं जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसके पाठगत प्रश्न करने हैं। यानी हम एनसीईआरटी के पाठगत प्रश्न करेंगे जो हमारे पहले चैप्टर में एनसीईआरटी की बुक में बीच में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चन को आज हम समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को वन बाय वन। क्योंकि जो एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वे पार्ट के बीच में दिए गए क्वेश्चंस हों या फिर आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हों, उन क्वेश्चंस में से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बात की पूरी श्योरिटी है, पूरी 100% श्योरिटी है। तो हमें जब किसी चैप्टर को हम पूरा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद हमें एनसीईआरटी के पाठगत प्रश्न भी सारे पढ़ लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए। और हमारी जो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज होती है, जो अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं हर एक चैप्टर के बाद में, उन्हें भी हमें पूरा पढ़ लेना चाहिए। यदि आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, 9th 10th की साइंस पूरा करना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। क्लास 9th की और 10th की साइंस के आपको सारे सिलेबस मिलेगा प्लेलिस्ट में। और यदि आप क्लास 11th में हो या 12th में हो या फिर आप बीएससी में हो, फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, और आपको अपना केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा करना है, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। प्लेलिस्ट आपकी क्लास की, हर एक क्लास की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। कक्षा 9 और 10 की साइंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, और कक्षा 11, 12 और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी सेकंड सेम की आपको केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आप पूरा सिलेबस अपना पूरा कर सकते हो बहुत आसानी से, और हर एक टॉपिक को समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा टारगेट है कक्षा 9 के विज्ञान के पहले चैप्टर के एनसीईआरटी के पाठगत प्रश्न। यानी हम पहले चैप्टर में जो एनसीईआरटी के बीच में चैप्टर के क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। और आपकी जिम्मेदारी यह है कि आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है हर एक क्वेश्चन को। आपको हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। तो तैयार हैं आज की पढ़ाई के लिए? आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर में जो बीच में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं पाठगत प्रश्न। वहाँ से अपनी पढ़ाई आज स्टार्ट करेंगे हम। हमारे पास है कक्षा 9 का विज्ञान, और PYQs एंड NCERT क्वेश्चन सीरीज है ये। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और NCERT का हर तरह का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और जो 20 क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज में आज का जो लेक्चर है वो हमारा क्या है? हमारा लेक्चर है अध्याय नंबर 1 के, यानी हमारे आसपास के पदार्थ, ये चैप्टर का नाम है। इसके एनसीईआरटी के हमें पाठगत प्रश्न आज डिस्कस करने हैं। कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं? एनसीईआरटी के पाठगत प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ध्यान से देख लेना। जहां आपको लगता है कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, वहां स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, जहां सूटेबल लगे, पर आपका पूरा फोकस समझने के ऊपर होना चाहिए। देखो बेटे, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। हमें बताना है इनमें से पदार्थ कौन कौन से हैं। तो पदार्थ वह होता है जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। यदि ये तीनों बातें आपको किसी के अंदर नजर आती हैं तो वही पदार्थ है। पहली बात, पदार्थ वो होता है जो कुछ स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता हो, और जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हो। ये तीनों बातें आपको देखनी पड़ेंगी। तो कुर्सी एक पदार्थ है, वायु भी एक पदार्थ है। आपको पता है कुर्सी कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ। वायु भी एक पदार्थ है। स्नेह और घृणा पदार्थ नहीं है। बादाम पदार्थ है, और उसके शीतल पेय यानी कोल्ड ड्रिंक पदार्थ है। और इसके अलावा जो है, ये कितने हुए? 1 2 3 4। तो यहाँ लिखा हुआ है कुर्सी। उत्तर में देखो क्या लिखा हुआ है, कुर्सी, वायु, बादाम, शीतल पेय पदार्थ हैं, क्योंकि इन सभी में द्रव्यमान है तथा ये स्थान घेरते हैं। तो द्रव्यमान, जिसमें द्रव्यमान हो
और जो कुछ स्थान घेरता हो उसे ही तो पदार्थ कह सकते हो। अब जैसे इसमें हम बात करें, हम इसकी बात कर रहे हैं स्नेह की। स्नेह का मतलब होता है प्यार, ठीक है, जिसे लाड या दुलार भी कहते हैं, प्यार भी कहते हैं, स्नेह। तो स्नेह कुछ स्थान तो नहीं घेरता, और ना ही स्नेह में कुछ द्रव्यमान होता है, तो इसलिए इसे हम पदार्थ नहीं कह सकते। घृणा का मतलब नफरत करना, हेट करना, तो इसमें भी ना तो कुछ द्रव्यमान होता है, ना ही ये कुछ स्थान घेरता है। विचार, विचार यानी जो हम सोचते हैं, उस विचार में भी कोई द्रव्यमान नहीं होता, ना ही कुछ स्थान घेरता है विचार। शीत, शीत का मतलब ठंड, सर्दी, तो सर्दी जो है वो भी कुछ स्थान नहीं घेरती, और ना ही सर्दी में कुछ द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार इत्र की सुगंध, हम इत्र की सुगंध की बात कर रहे हैं, जो गंध हमें महसूस हो रही है, क्या उस गंध में कुछ द्रव्यमान होता है, वो कुछ स्थान घेरती है? नहीं, तो इसलिए इसे भी हम पदार्थ नहीं कह सकते। पदार्थ तो वो होता है जो कुछ स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, और तीसरी शर्त यह है कि उसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हो। यदि तीनों ही बातें आपको किसी चीज में मिलती हैं तो उसे ही आप पदार्थ कह सकते हो। तीनों बातें मिलनी चाहिए, तीनों। ठीक है, चलें आगे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। हमारी एनसीईआरटी की बुक में दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की महक कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। गर्म खाने की महक तो हमें दूर से ही आ जाती है, पर ठंडे खाने की महक आपको यदि लेनी है तो आपको उस खाने के पास ही जाना पड़ेगा। उसका कारण साफ है कि जो गर्म खाना है, देखो उत्तर में क्या लिखना है आपको। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं, और पदार्थ का तापमान बढ़ने पर कणों की गति तेज हो जाती है। फलस्वरूप कणों की विसरण दर बढ़ जाती है। विसरण का मतलब फैलना। भाई पदार्थ जितना गर्म होगा, जितना उसका ताप ज्यादा होगा, तो उस पदार्थ की विसरण दर यानी बिखरने की दर, फैलने की दर, फैलने की स्पीड बढ़ जाती है। खाने की महक विसरण प्रक्रिया के कारण हम तक पहुंचती है। मतलब खाना चाहे गर्म है या ठंडा है, यदि खाने की महक आप तक पहुंचेगी तो कौन सी क्रिया के कारण पहुंचेगी? विसरण के कारण। गर्म खाने की विसरण दर तापमान अधिक होने के कारण ठंडे खाने की अपेक्षा अधिक होती है। तो गर्म खाना जो है वो बहुत तेजी से उसकी खुशबू या स्मेल उसकी फैलती है, क्योंकि तापमान ज़्यादा है तो विसरण दर भी ज़्यादा होगी, और ठंडे खाने का तापमान कम है तो उसकी विसरण दर भी क्या होगी? कम होगी। अतः कई मीटर दूर से ही उसकी महक हम तक पहुंच जाती है। तो गर्म खाने की महक हम तक इसलिए पहुंच जाती है क्योंकि ताप ज़्यादा होने के कारण गर्म खाने की महक की विसरण दर ज़्यादा होती है। विसरण माने बिखरना, ठीक है, उसकी विसरण दर ज़्यादा होती है, जबकि ठंडे खाने में ताप कम होने के कारण उसकी विसरण दर यानी उसकी फैलने की स्पीड, उसकी सुगंध के फैलने की स्पीड होती है कम, जिसकी वजह से उसकी सुगंध हमारे तक नहीं पहुंचती, हमें ही सुगंध के पास पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो हमारी बुक में क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। भाई स्विमिंग पूल में जब गोताखोर तैरता है तो पानी को तो काटता चला जाता है वो, ठीक है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? भाई यदि वो पानी को काट पा रहा है, इसका मतलब पानी को काटने का मतलब पानी के अणुओं को एक दूसरे से दूर दूर हटा देना। तो पानी के अणुओं को यदि वो आसानी से हटा पा रहा तो इसका मतलब साफ है कि जो पानी के अणु हैं उनके बीच आकर्षण बल कम है, और पानी के अणुओं के बीच की दूरी भी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए वो पानी को आसानी से काट देता है। ठीक है, काटने का मतलब अणुओं को अलग अलग कर देना। तो उत्तर में देखो क्या लिखा हुआ है। स्विमिंग पूल में पानी होता है जो द्रव है, इससे पदार्थ के दो गुण प्रेक्षित होते हैं, यानी दो गुणों का अंदाजा होता है, एहसास होता है। पानी के कणों के बीच अंतरा अणु का स्थान अधिक होता है, इसलिए वो पानी को काट पा रहा है, यानी पानी के कणुओं को, अणु कण कह दो या अणु कह दो, उन्हें अलग अलग कर पा रहा है। तो पहली बात तो हमें पता चली, पानी के कणों के बीच अंतरा अणु के स्थान अधिक होता है, तथा इसके कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। पानी के कणों के बीच या अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है? कम। दो ही बातों का पता चला। यही कारण है कि पानी के कण आसानी से
अलग हो जाते हैं। अलग होने का मतलब एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। दूसरे शब्दों में गोताखोर पानी काट पाता है। तो इन्होंने कहा कि जब कोई गोताखोर स्विमिंग पूल में तैरता है तो वो पानी को आसानी से काट देता है, पानी को काटता चला जाता है, पानी को चीरता हुआ चला जाता है। इससे पानी के बारे में किस किस बात का आपको एहसास होता है? तो हमने बताया दो बातों का एहसास होता है। पहली बात तो ये कि पानी के कणों के बीच में जो अंतरा परमाणवीय या अंतरा आणविक अवकाश है, जो रिक्त स्थान है, वो ज़्यादा है। और दूसरी बात, पानी के कण, उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है वो आकर्षण बल है कम, इसीलिए आसानी से हम काट पा रहे हैं उस पानी को तैरते समय। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? ये क्वेश्चन सब बच्चों को आना चाहिए। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? उत्तर देखो। नंबर 1, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे। नंबर 2, कण निरंतर गति करते रहते हैं। भाई पदार्थ चाहे ठोस है, चाहे द्रव है, चाहे गैस है, उसके कण तो निरंतर गति करते हैं। हमें इस बात का पता है कि ठोस के कणों की गति बहुत कम होती है, जिसे आप कंपन कह सकते हो, जबकि द्रव के कणों की गति ज़्यादा होती है और गैस की उससे भी ज़्यादा, जिसे आप कह सकते हो ब्राउनी गति। क्या कह सकते हो? ब्राउनी गति। नंबर 3, पदार्थ के कणों के बीच काफ़ी रिक्त स्थान होता है। ठीक है। नंबर 4, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नंबर 5, पदार्थ के कण रिक्त स्थानों के कारण एक दूसरे में विसरित होते रहते हैं। यानी पदार्थ के कण एक दूसरे में क्या होते रहते हैं? विसरित। मान लो आपके पास ये एक बर्तन है और इस बर्तन में आपने यहाँ तक पानी भर रखा है या कोई भी द्रव भर रखा है यहाँ तक, तो उसके कण जो हैं फिक्स नहीं होंगे एक स्थान पर। ऐसा नहीं होने का कि वे इसी स्थान पर रहेंगे, एक दूसरे में घुलते मिलते रहेंगे। कोई कण यहाँ है तो वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ वाला कण इधर भी आ सकता है, इधर वाला कण इधर भी जा सकता है। तो एक दूसरे में घुलते मिलते रहते हैं, जिसे आप कह सकते हो एक दूसरे में विसरित होते रहते हैं। तो ये होते हैं पदार्थ के गुण। तो पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? ये 5 विशेषताएं आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी के पाठगत प्रश्न में है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। यानी आपको पता है फार्मूला आपको सिखा रखा है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो इसका मतलब यह है कि एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। और यही बात यहाँ लिखी हुई है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यानी इन्होंने कहा है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो उन्होंने हमें कुछ पदार्थ दे रखे हैं, उन पदार्थों को घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, और ये हैं वे पदार्थ। ये पदार्थ हैं वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो इनमें सबसे कम घनत्व किसका है? सबसे कम घनत्व है वायु का। वायु से ज़्यादा घनत्व है चिमनी के धुएं का, उससे ज़्यादा घनत्व है रुई का, रुई से ज़्यादा घनत्व है जल का, और फिर शहद का है, फिर चौक का है, और सबसे ज़्यादा घनत्व है लोहे का। तो ये क्रम आपको याद करके जाना है एग्जाम में हर एक हालत में। ये सीक्वेंस आपको जरूर याद होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? छठे का ए है, ये छठे के कई सारे पार्ट हैं। ए दिया गया है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। भाई पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस, द्रव और गैस के गुणों की तुलना करनी है हमें। ठोस, द्रव और गैस के गुणों की क्या करनी है? तुलना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है, सबसे पहले हम लिखेंगे गुण, गुण के बाद लिखेंगे ठोस का गुण कैसा है, वो द्रव का कैसा है, और गैस का कैसा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयतन। ठोस का आयतन होता है निश्चित, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, जबकि गैस का आयतन होता है अनिश्चित। गैस को जितने भी बड़े या जितने भी छोटे बर्तन में आप रखोगे, गैस का आयतन उतना ही हो जाएगा बर्तन के हिसाब से। नंबर 2 आकार। आकार की जगह आप आकृति भी लिख सकते हो।
ठोस की आकृति निश्चित होती है, द्रव की आकृति अनिश्चित होती है और गैस की आकृति भी अनिश्चित होती है। नंबर 3, बहने का गुण। भाई बहने का गुण ठोस में तो होता नहीं है, ठीक है, द्रव में भी होता है बहने का गुण और गैस में भी होता है। द्रव किस दिशा में बहता है? उच्च तल से निम्न तल की ओर बहता है द्रव, इस बारे में हमने बात कर ली थी जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे। और गैस कौन सी दिशा में बहती है? गैस बहती है चारों दिशाओं में, ठीक है, उसकी कोई दिशा निश्चित नहीं है, चारों दिशाओं में बहती है। नंबर 6, घनत्व। घनत्व आपको पता है ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है द्रव का, और सबसे ही कम घनत्व किसका होता है? गैस का। नंबर 5, ऊष्मीय प्रसार यानी गर्म करने पर फैल जाना। ठोस का ऊष्मीय प्रसार सबसे कम होता है, ठोस को गर्म करने पर उसके आयतन में ज्यादा वृद्धि नहीं होती। द्रव का ऊष्मीय प्रसार ठोस से ज्यादा होता है और सबसे ही ज्यादा गैस का ऊष्मीय प्रसार होता है, यानी जब ठोस द्रव गैस को आप गर्म करोगे बराबर ताप पर, जैसे 50 डिग्री सी टेम्परेचर तीनों का बढ़ा दो, तो ठोस उतना ज्यादा नहीं आयतन बढ़ाएगा अपना, सबसे ज्यादा आयतन किसका बढ़ेगा? गैस का बढ़ेगा आयतन, ठीक है। नंबर 6, आयतन पर दाब का प्रभाव, यानी आपके पास कोई पदार्थ है, जैसे मान लो हमारे पास गैस है, ठीक है, यहाँ गैस है, इसमें हमने भर रखी है गैस, ये एक सिलेंडर है जिसमें हमने गैस भर रखी है, और इस सिलेंडर में ऊपर लगा हुआ है पिस्टन। आपको क्या बढ़ाना है? दाब बढ़ाना है। तो दाब बढ़ाने से पिस्टन नीचे आ जाएगा ना, पहले तो उसका आयतन यहाँ तक था, अब उसका आयतन घट के इतना हो गया V डैश। तो ज्यादा दबाने पर, दाब बढ़ाने पर आयतन किसका घट सकता है सबसे ज्यादा? तो आप कहोगे कि सर दबाने पर ठोस का आयतन तो सबसे कम घटेगा, द्रव का आयतन उससे थोड़ा ज्यादा घट जाएगा, गैस का आयतन सबसे ज्यादा घट जाएगा, यानी गैस में संपीड़न सबसे ज्यादा होता है। पर बच्चे पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस के पार्टिकल्स के बीच की दूरी कम है, तो आप उसे कितना दबा दोगे, उस दूरी को कितना कम कर दोगे। जबकि गैस के कणों के बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए उसे आप ज़्यादा दबा सकते हो, कणों को ज़्यादा नज़दीक ला सकते हो एक दूसरे के। और यहाँ यदि हम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल्स के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है। तो पार्टिकल्स के बीच की दूरी, कणों के बीच की दूरी, अणुओं की, परमाणुओं के जो बीच की दूरी है वो गैस में सबसे ज़्यादा है, इसलिए गैस को आप ज़्यादा दबा सकते हो। दाब का सबसे ज़्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? गैस के ऊपर पड़ता है, ठीक है। नंबर 7, विभाज्यता। विभाज्यता का मतलब कि कौन अलग अलग किसे आप आसानी से तोड़ सकते हो। तो ठोस की विभाज्यता सबसे कम होती है, ठोस को आप आसानी से तोड़ नहीं सकते हो, और यानी दो हिस्सों में बांट नहीं सकते हो आसानी से। द्रव की विभाज्यता उससे ज़्यादा होती है और गैस की विभाज्यता सबसे ज़्यादा होती है। इसके तो सारे अणु अलग होने को तैयार पड़े हुए, वे तो किसी बर्तन की वजह से इकट्ठे हैं। यदि आपने किसी सिलेंडर में गैस को भर रखा है, इसलिए गैस के सारे अणु इकट्ठे होते हैं क्योंकि आपने सिलेंडर में उसे भर रखा है। और यदि गैस को सिलेंडर से आप बाहर निकाल दोगे तो सारे अणु अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे, यानी विभाज्यता का गुण सबसे ज़्यादा गैस में पाया जाता है। द्रव में थोड़ा कम है और ठोस में बिल्कुल ही कम है। ठोस का एक टुकड़ा यदि आपने कहीं भी रख दिया, कहीं भी फेंक दिया, तो वो दो हिस्सों में बंटना उसका जरा मुश्किल होगा, दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित होना। उसके बाद उदाहरण आपको पता ही होंगे। ठोस के उदाहरण है लकड़ी, पत्थर, मोम, लोहा। द्रव के उदाहरण है जल, दूध, तेल, और गैस के उदाहरण है वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको और भी मिल जाएंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ए। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर बी पर। क्वेश्चन नंबर बी है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। एक तो दृढ़ता, एक संपीड्यता, एक तरलता, एक बर्तन में गैस का भरना, और एक आकार, और एक गतिज ऊर्जा, और एक घनत्व। इन सब के ऊपर हमें टिप्पणी करनी है बारी बारी से। तो उत्तर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दृढ़ता की। दृढ़ता कहते हैं, दृढ़ता के कारण पदार्थों के कण आपस में अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिससे उसे तोड़ना या दबाना कठिन होता है। इसे दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता को आप रिजिडिटी भी कह सकते हो, कि कोई चीज कितनी रिजिड है, कितनी कठोर है। दृढ़ता के बाद अगला था हमारा, जिसके ऊपर हमें लिखना था, संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने आपको बताया था कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है आयतन के ऊपर। आपने एक सिलेंडर में गैस भरी और उसे दबा दिया, तो सबसे ज़्यादा आप किसे दबा सकते हो? ठोस को ज़्यादा दबा सकते हो, या गैस को दबा सकते हो, या द्रव को? आप कहोगे कि सर सबसे ज़्यादा तो हम गैस को दबा सकते हैं, तो मैं कहूँगा संपीड्यता का गुण सबसे ज़्यादा गैस में होता है।
क्योंकि आप गैस को ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हो, दबा सकते हो, दबाकर, दाब बढ़ाकर आयतन सबसे ज़्यादा किसका घटा सकते हो? गैस का। ठीक है, तो पदार्थ को दबाने की क्षमता उसकी संपीड्यता कहलाती है। ठोसों की अपेक्षा द्रव व गैसीय पदार्थ के कणों के बीच काफी रिक्त स्थान होता है। आपको पता है ठोस के कणों के बीच ज्यादा रिक्त स्थान नहीं होता, द्रव और गैस के कणों के बीच ज्यादा रिक्त स्थान होता है, अतः उन्हें काफी दबाया जा सकता है। द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में संपीड्यता का बढ़ता क्रम क्या है? ठोस में संपीड्यता सबसे कम है, उससे ज्यादा द्रव में है, और सबसे ज्यादा गैस में। सबसे ज्यादा आप किसे दबा सकते हो? गैस को। ठीक है, तो हमें स्पष्ट क्या हुआ? गैसों की संपीड्यता बहुत अधिक होती है, इसी कारण घरेलू गैस सिलेंडर तथा सीएनजी सिलेंडर में अत्यधिक गैस भरी जाती है। तो जो हमारा एलपीजी का सिलेंडर है, जो घरों में खाना बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस, उस छोटे से सिलेंडर में ही बहुत ज़्यादा गैस आ जाती है। ठीक है, और सीएनजी का भी ऐसा ही हिसाब है, सीएनजी से गाड़ियाँ चलती हैं ना। तो ये था संपीड्यता के बारे में कि किसी भी पदार्थ को आप कितना दबा सकते हो, कितना दबाकर उसके आयतन को कितना घटा सकते हो। सबसे ज़्यादा संपीड्यता होती है गैस में। तो किसी भी पदार्थ की संपीड्यता इस बात पर निर्भर करती है कि उस पदार्थ के पार्टिकल्स के बीच में कितना रिक्त स्थान है, कणों के बीच में कितना स्पेस है। अगली जो बात हमें करनी थी वो थी तरलता। तरलता का मतलब होता है बहने का गुण। पदार्थों में बहने का गुण तरलता कहलाता है। यह गुण द्रवों और गैसों में पाया जाता है। भाई दो में ही तो बहने का गुण है, द्रव भी बह सकता है, गैस भी बह सकती है। द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर बहते हैं, जबकि गैसें प्रत्येक दिशा में यानी चारों ओर बह सकती हैं। तरलता के गुण के कारण द्रवों और गैसों को तरल पदार्थ कहते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछता है तरल पदार्थ कौन से होते हैं, तो ज्यादातर बच्चों का जवाब आता है कि तरल पदार्थ का मतलब होता है द्रव पदार्थ। पर तरल पदार्थ का मतलब वे पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है, जो फ्लो कर सकते हैं। और बहने का गुण द्रव में तो होता ही है, गैस में भी तो होता है बहने का गुण। तो आपको दोनों जवाब देना है कि तरल पदार्थ, द्रव को भी तरल कहते हैं और गैस को भी तरल ही कहते हैं। ठीक है, अगला था हमारे पास जो टॉपिक था इसमें, वो था बर्तन में गैस का भरना। आपको पता है बर्तन में जब गैस को भरोगे तो गैस को आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्तन में भर दोगे। छोटे से बर्तन में भी आप बहुत ज़्यादा गैस भर दोगे, क्योंकि गैस के अंदर संपीड्यता का गुण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए। तो गैस के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान होता है, अतः उन्हें इच्छानुसार दबाया जा सकता है। इस गुण के कारण गैस की बहुत अधिक मात्रा को कम आयतन वाले बर्तन में तथा बहुत कम मात्रा की गैस को बड़े आयतन वाले बर्तन में भरा जा सकता है। संक्षेप में इसका कारण यह है कि गैस का न तो आकार और न ही आयतन निश्चित होता है। जिस बर्तन में इसे रखा जाता है यह उसका ही आकार और आयतन ग्रहण कर लेती हैं। गैस की यही तो खासियत है, आयतन और आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो इसके बारे में इतना लिख कर आना है एग्जाम में। और फिर अगला था हमारा आकार। आकार का मतलब साइज। ठीक है, साइज, किसी का आकार छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा। वस्तु का आकार प्राय आयतन से संबंधित होता है। इस प्रकार अधिक स्थान घेरने वाली वस्तु का आकार बड़ा तथा कम स्थान घेरने वाली वस्तु का आकार छोटा होता है। ठीक है, उदाहरण, जैसे उदाहरण दे सकते हैं हम आकार का। 1000 मिलीलीटर शहद के डिब्बे का आकार 250 मिलीलीटर शहद के डिब्बे की तुलना में बड़ा होता है। भाई आपने एक तो 1000 ml का शहद का डब्बा देखा है और एक 250 ml का देखा है, तो 1000 ml का जो शहद का डब्बा होगा उसका आकार तो बड़ा ही होगा ना, और 250 ml वाले शहद के डब्बे का आकार क्या होगा? छोटा होगा 1000 ml वाले डब्बे के मुकाबले। आकार का मतलब होता है कि कितना बड़ा साइज है या कितना छोटा है, जिसे आप कह सकते हो आयतन। ठीक है, अगला था हमारा टॉपिक गतिज ऊर्जा। वस्तुओं में गति के कारण जो ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में
ठोस, द्रव तथा गैस, उसके कण निरंतर गति करते रहते हैं। तो पदार्थ की कोई सी भी अवस्था है, कण तो लगातार गति करते हैं। इस गति के कारण कणों में गतिज ऊर्जा होती है। चूंकि ठोस के कणों की गति सबसे कम तथा गैसीय अवस्था के कणों की गति सबसे अधिक होती है, अतः ठोस अवस्था में गतिज ऊर्जा न्यूनतम, सबसे कम गतिज ऊर्जा ठोस में होती है, ठोस के कणों में, तथा गैसीय अवस्था में अधिकतम होती है। गतिज ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या है? सबसे कम गतिज ऊर्जा ठोस के कणों में होती है, उससे ज़्यादा गतिज ऊर्जा द्रव के कणों में होती है, और गैस के कणों की गतिज ऊर्जा होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है। उसके बाद क्या था? इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट था हमारे पास घनत्व। घनत्व के बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व उसके प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये मात्रक भी ध्यान रखना है घनत्व का। एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को या द्रव्यमान को हम कहते हैं घनत्व। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। 7वां क्वेश्चन देखो हमारी एनसीईआरटी का क्या है। कारण बताइए। 7वें का ए, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा, इनमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, पक्की बात है, 100%। देख लेना, चाहे जब एग्जाम देने बैठोगे तो इन्हीं में से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन क्वेश्चन को बिल्कुल पक्का करके जाना है आपको। ठीक है। किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको जो जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सारे पक्के करके जाने हैं। 7वें क्वेश्चन का ए था, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। आंसर, गैस के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तथा वे तेजी से इधर उधर घूमते रहते हैं। पता है ना, गैस के कणों के बीच की दूरी तो ज़्यादा है और वे ब्राउनी गति करते रहते हैं लगातार। इस प्रकार उनमें बहने का गुण होता है जिसके कारण वह पूरे बर्तन में फैल जाती है। तो गैस पूरे बर्तन में फैल जाती है, उसका कारण यही है, गैस के पार्टिकल्स के बीच की दूरी ज़्यादा है और गैस के पार्टिकल्स लगातार ब्राउनी गति करते रहते हैं। इसीलिए जिस बर्तन में आप गैस को रखोगे उस पूरे बर्तन में गैस फैल जाएगी। ऐसा नहीं होने का कि गैस किसी बर्तन के किसी एक कोने में इकट्ठी हो रही हो, पूरे बर्तन में फैल जाती है गैस, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच की दूरी ज़्यादा है और गतिज ऊर्जा भी बहुत ज़्यादा है। फैलने का गुण ज़्यादा है गैस के अंदर। बी पार्ट है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। कारण बताना है। देखो क्यों दबाव डालती है? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स ब्राउनी गति करेंगे, गतिज ऊर्जा उनमें ज़्यादा होगी। गतिज ऊर्जा करते समय, गति करते समय वे एक दूसरे से भी टकराएंगे और बर्तनों की दीवारों पर भी टकराएंगे, और बर्तन की दीवार पर टकराकर एक दाब भी तो लगाएंगे वे। तो इसलिए तो गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। गैस के अणु बहुत तेज गति से इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसे आप कहते हो ब्राउनी गति, जिससे बर्तन की दीवारों पर टकराकर दबाव डालते हैं। इसलिए दबाव डालते हैं क्योंकि लगातार में गति करते हैं तेजी से, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है ना गैस के पार्टिकल्स में। सी है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। इसका कारण बताना है। वही लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, इसके कई तरीके से आप उत्तर दे सकते हो। आप लिख सकते हो कि लकड़ी के मेज का आयतन व आकार व आकृति निश्चित होती है। इसका अनुभव, आकृति और आकार यदि निश्चित है, आयतन व आकृति आकार निश्चित है, तो समझ जाओ वो पदार्थ कैसा है, ठोस है। इसके अलावा लकड़ी के कण अत्यधिक बल से जुड़े होते हैं। सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसके बीच में होता है? ठोस के। मेज लकड़ी से बनी होती है और लकड़ी के कण बहुत ज्यादा बल से आकर्षित होते हैं एक दूसरे से, जैसे ठोस के कणों, और मेज बनी हुई होती है लकड़ी से, अतः उसे ठोस कहते हैं। तो ये भी जवाब लिख सकते हो आप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डी, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। तो हवा में तो हाथ आसानी से चला पा रहे, हम हवा को तो आसानी से काट रहे, क्योंकि हवा क्या है? गैस है, और गैस के पार्टिकल्स के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो आकर्षण बल है वो कम होता है। इसलिए हम गैस के पार्टिकल्स को आसानी से चीर पा रहे, अलग अलग कर पा रहे। पर यदि मेरे सामने कोई ठोस लकड़ी का टुकड़ा रख दिया जाए और कहा कि उसके अंदर को हाथ चलाओ, तो लकड़ी का टुकड़ा क्या है? ठोस,
और ठोस के पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है और बीच की दूरी होती है कम, इसलिए हम उस आकर्षण बल को आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। जबकि हवा के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत कम है, उसे आसानी से हम तोड़ सकते हैं। जब आकर्षण बल कम है तो उसे तो तोड़ना आसान है, और यदि आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है तो उसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ उत्तर में आपको क्या लिखना है? कारण में हवा में हाथ आसानी से चला सकते हैं क्योंकि हवा के अणु इधर उधर होते रहते हैं, यानी लगातार गतिशील हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कणों के बीच बहुत कम आकर्षण बल लगा होता है। भाई हवा के कणों के बीच आकर्षण बल कम है क्योंकि हवा तो गैस है। जबकि लकड़ी के कणों के बीच बहुत कम स्थान होता है। भाई लकड़ी तो ठोस है और ठोस के कणों के बीच तो बहुत कम स्थान होता है, तथा उनके बीच अत्यधिक आकर्षण बल लगा होता है। आकर्षण बल तो ठोस के कणों के बीच बहुत ज्यादा होता है। उस पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें भी बहुत ज्यादा बल की आवश्यकता है, इसलिए हम नहीं लकड़ी के अंदर हाथ चला सकते। 8वां क्वेश्चन देखो किताब का क्या है, एनसीईआरटी का 8वां क्वेश्चन है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। भाई हमें पता है कि ठोस से, यदि हम ठोस और द्रव की बात करें तो ठोस का घनत्व तो ज़्यादा होता है क्योंकि ठोस के कण होते हैं पास पास, और द्रव का घनत्व होता है कम क्योंकि द्रव के कण होते हैं ठोस के मुकाबले दूर दूर। पर यदि हम बर्फ की बात करें, पानी को ठंडा करा, बर्फ बना दिया, बर्फ का घनत्व ज़्यादा होना चाहिए पानी से, पर बर्फ का घनत्व पानी से ज़्यादा नहीं होता। हालांकि बर्फ ठोस है और पानी है द्रव, तो द्रव से तो ज़्यादा ही होता है घनत्व ठोस का, तो पानी से ज़्यादा घनत्व होना चाहिए बर्फ का, क्योंकि बर्फ ठोस है और पानी द्रव है। पर वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। उसका कारण यह है कि जो बर्फ, जब पानी बर्फ में बदलता है ना, तो मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल सही कारण बताऊंगा, ठीक है। ये कारण थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड का है, क्लास 11th और 12th में आप पढ़ोगे इसे, पर समझ लो कि जब हम पानी को ठंडा करके उसे बर्फ में कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एक बंध होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बंध, जैसे आयनिक बंध, सह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध। इसी प्रकार एक बंध होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण जब पानी को ठंडा करके बर्फ में बदला जाता है तो बर्फ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण बहुत सारे वायु कोश बन जाते हैं, यानी बर्फ की बहुत सारी जगह अंदर से खोखली हो जाती हैं। जैसे लकड़ी की कोशिकाओं के बीच में बहुत सारी नलियां होती हैं ना, जिसे आप जाइलम फ्लोएम कहते हो। तो इसी प्रकार बर्फ जब भी बनता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण बर्फ में बहुत सारे वायु कोश बन जाते हैं, यानी एयर चैम्बर्स। और वायु कोश बनने के कारण बर्फ हो जाता है खोखला, जिसकी वजह से उसका आयतन बढ़ जाता है। और आयतन जब उसका बढ़ेगा तो घनत्व तो फिर घटेगा ही, ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान तो उतना ही है। तो इसका जवाब आप ऐसे लिख सकते हो। यदि जो मैंने बोला है वो जवाब आपने लिख दिया तो बहुत बढ़िया बात है, फिर तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। पर यदि इस आंसर को आप लिखोगे तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है क्योंकि यह अपने अधिक आयतन के कारण, यानी आयतन उसका ज्यादा है। आप जो है ना एक बर्तन लो, उस बर्तन में एक प्लास्टिक का या कांच का कोई बर्तन लेना घर पे, और उस बर्तन में पानी भर देना और स्केच पेन से निशान लगा देना कि यहाँ तक मैंने पानी भरा है, और फिर उस बर्तन को रख देना आप जहाँ तक पानी भरा है आपने निशान लगा दिया, उस बर्तन को रख देना अपने फ्रीजर में। फ्रिज का जो फ्रीजर होता है ना जहाँ बर्फ जमाते हैं, और जब उसकी बर्फ जम जाएगी फिर निकाल के देना, देखना उसे कि बर्फ निशान तक जमी है या निशान से भी ज़्यादा ऊपर तक जमी है। तो जहाँ तक आपने पानी भरा था ना, जहाँ आपने निशान लगाया था, उससे भी ज़्यादा ऊपर तक जमेगी बर्फ, यानी बर्फ पानी के मुकाबले ज़्यादा आयतन घेरती है। और जब आयतन बढ़ गया तो समझ जाओ घनत्व घट गया, क्योंकि हमें पता है कि जो घनत्व होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। इससे हमें पता चलता है कि जो घनत्व है वो व्युत्क्रमानुपाती है आयतन के, यानी घनत्व और आयतन एक दूसरे के दुश्मन हैं।
यदि आयतन बढ़ गया तो समझ जाओ घनत्व घट गया। जब आप पानी को बर्फ में बदल रहे तो बर्फ में बदलते समय उसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ता है तो घनत्व घटेगा ही। इसीलिए बर्फ का घनत्व क्या होता है, पानी से कम होता है, इसीलिए तो बर्फ तैरता है पानी के ऊपर। आपको पता है पानी के ऊपर जितनी भी चीजें तैर रही हैं उन सब का घनत्व पानी से क्या है, कम है, इसीलिए तो तैर रही हैं। तो बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है क्योंकि यह अपने अधिक आयतन के कारण अपने द्रव्यमान से अधिक जल हटा सकता है, इसलिए बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है। बर्फ का आयतन अपने उस जल के आयतन से जिससे वह बना होता है अधिक होता है। यानी जितने पानी से वो बना था उसका आयतन नाप लो, जब भी तो मैंने कहा था कि बर्तन के ऊपर निशान लगा देना जहां तक पानी भरा है आपने, उतना आयतन था उसका। और जब वही पानी बर्फ में बदलेगा तो आपको उस निशान से ऊपर तक मिलेगा बर्फ। ठीक है, इसीलिए तो पहले क्या होता था, आजकल तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पर सर्दियों में क्या हुआ करता था कि जो हैंडपंप होता है ना उसके पाइप फट जाते थे, हैंडपंप के पाइप। जैसे मान लो हम बात करें कि हमारे पास ये कोई हैंडपंप है, उसका पाइप है अंदर और बर्फ जम गई सर्दियों में, तो आपको पता है बर्फ ज़्यादा स्थान घेरती है, बर्फ का आयतन पानी के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो जब इस पाइप में बर्फ जमेगी तो उस पानी को या बर्फ को फैलने की जगह तो मिलने की नहीं, तो ये हैंडपंप का जो पाइप है ना यही फट जाएगा। बिल्कुल फट जाते थे पहले नलके के पाइप, इसलिए फट जाते थे क्योंकि बर्फ जो है उसे फैलना है। इस प्रैक्टिकल को आप घर पे कर सकते हो, बताऊं कैसे करना है, ध्यान से समझना। और थोड़ा रिस्की है, मैं पहले ही बता रहा आपको। आप जो है ना एक छोटी सी कांच की बोतल ले लो, छोटी सी ले लो या बड़ी सी, कांच की बोतल में आप पूरा पानी भर दो लबालब, और उसका ढक्कन कर दो बंद ऊपर से, और कांच की बोतल को अपने फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में, या फिर उसे एक पॉलीथीन में डाल के फिर फ्रीजर में रख दो। जब बर्फ जमेगा ना तो कांच की बोतल आपकी पूरी टूट जाएगी, चटक जाएगी, क्योंकि आपने पानी से ही उसे पूरा भर रखा। और जब वो पानी ठंडा होकर बर्फ में कन्वर्ट होगा तो वो तो उसका आयतन तो बढ़ेगा ना, और जब उसका आयतन बढ़ेगा और बोतल में जगह है ही नहीं आयतन बढ़ाने के लिए, आपने पहले ही पानी को लबालब भर रखा है, तो आपकी कांच की बोतल जो है वो टूट जाएगी जब बर्फ बनेगा। तो इस प्रैक्टिकल को आप कर सकते हो आराम से, पर कांच से सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए उस बोतल को, जिसमें कांच की बोतल में आपने पानी भरा है पूरा और उसे फ्रीजर में रखोगे, उस बोतल को एक पॉलीथीन में रख लेना पहले से ही, जिससे कांच फ्रीजर में इधर उधर ना फैल पाए। कभी कोई बच्चा कांच के टुकड़े को बर्फ समझ के ही खा ले। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप इस बात को, तो ध्यान रखना। तो इसलिए बर्फ का आयतन क्या होता है, बर्फ का आयतन बढ़ने के कारण घनत्व घट जाता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का 9वां क्वेश्चन। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है भाई। आप पानी है द्रव अवस्था में, आप उसे ठंडा करोगे तो बर्फ बन जाएगा, ठोस अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि उसी पानी को आप गर्म करोगे तो द्रव अवस्था से वो गैस अवस्था यानी वाष्प में बदल जाएगा। तो पदार्थ तो अपनी अवस्था बदल सकता है, यदि आपने ताप बदल दिया तो वो अपनी अवस्था बदल सकता है। तो उत्तर में हमें क्या लिखना है, दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि जल तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस में रह सकता है। ठोस अवस्था में बर्फ, द्रव अवस्था में पानी या जल तथा गैसीय अवस्था में वाष्प या भाप कहलाता है। ठीक है, द्रव्य का ताप परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि आप ताप बदलोगे तो अवस्था में भी परिवर्तन आप कर सकते हो। ठोस को द्रव या गैस अवस्था में, द्रव को ठोस या गैस अवस्था में, व गैस को द्रव या ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। तो आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो बड़ी आसानी से कि आप बर्फ लो, बर्फ ठोस अवस्था है और बर्फ को आप गर्म करो, बर्फ क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी या गल जाएगी, पानी में बदल जाएगी, द्रव अवस्था में बदल जाएगी। और उस पानी या द्रव को गर्म करो, वो वाष्प या भाप में अर्थात गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल भी लिख कर आ सकते हो आप। उसके बाद 10वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में बदलिए। एक तो दे रखा है 300 केल्विन और एक दे रखा है 573 केल्विन। तो आपको देखो यहाँ देखो आंसर, 300 केल्विन को डिग्री सी में बदलना है तो 300 में से 273 घटा दो, कितना बचेगा 27 डिग्री सी। और 573 केल्विन को डिग्री सी में बदलना है तो 573 में से 273 घटा दो, ये बचेगा 300 डिग्री सी। ऐसा क्वेश्चन जरूर करना आना चाहिए आपको, जैसा अभी हमने ये 10वां क्वेश्चन किया है।
केल्विन को डिग्री सी में कन्वर्ट करना है तो 273 घटा दो, और डिग्री सी को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 जोड़ दो। यह सवाल जरूर आना चाहिए सभी बच्चों को, ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा आपके जरूर। 11वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। आपको पता है ना जल का क्वथनांक कितना है, क्वथनांक को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जल का क्वथनांक कितना होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी। तो यदि जल 100 डिग्री सी से नीचे है तो वो द्रव है, और 100 डिग्री सी से ऊपर है तो क्या है, भाप या गैस। ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है 250 डिग्री सी, तो 100 से तो ऊपर ही है। 100 से ऊपर है तो कौन सी अवस्था में होगा, भाप या गैस अवस्था में होगा। और 100 डिग्री सी पर वो कौन सी अवस्था में हो सकता है, 100 डिग्री सी पर वो द्रव अवस्था में भी हो सकता है, और 100 डिग्री सी पर वो भाप अवस्था में भी हो सकता है। क्योंकि जब 100 डिग्री सी के द्रव को, 100 डिग्री सी के जल को जब आप ऊष्मा देते हो ना, तो वो ऊष्मा उस जल का ताप नहीं बढ़ाती, वो ऊष्मा जल की अवस्था को बदलती है, यानी जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में चला जाता है। और जब कोई ऊष्मा ऐसी होती है जो किसी पदार्थ को देने पर उसका ताप नहीं बढ़ाती है बल्कि उसकी अवस्था में परिवर्तित कर देती है उसे, तो ऐसी ऊष्मा की मात्रा को हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। तो 100 डिग्री सी के पानी को 100 डिग्री सी की भाप में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की हमें आवश्यकता पड़ेगी हम उसे कहेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या कहेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा का मतलब वो होता है ऊष्मा की वो मात्रा जो किसी पदार्थ का ताप नहीं बढ़ाती अपितु उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देती है। ठीक है, जैसे गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो उत्तर देखो, उत्तर देखो जरा क्या है इसका, ध्यान से समझना बिल्कुल। अब देखो ये है, हम जानते हैं कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सी है, अर्थात 100 डिग्री सी पर जल गैसीय यानी वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, 250 डिग्री सी पर यह गैसीय अवस्था में होगा क्योंकि 100 से ऊपर है। 100 डिग्री सी पर यह गैस अवस्था अर्थात वाष्प के रूप में होगा। अब ये उत्तर जो लिखा हुआ है ना बिल्कुल सही नहीं है उत्तर। आप लिख सकते हो 100 डिग्री सी पर वो द्रव अवस्था में भी हो सकता है और 100 डिग्री सी पर वो गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये उत्तर लिख के आना है, सुन लो ध्यान से, क्या लिख कर आना है, 100 डिग्री सी पर वो द्रव अवस्था में भी हो सकता है और गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। लो वही क्वेश्चन आ गया जो मैं बात कर रहा था आपसे। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है, तापमान क्यों नहीं बदलता जब अवस्था परिवर्तित होती है। नॉर्मली तो जब किसी पदार्थ को हम ऊष्मा देते हैं ना तो उसका तापमान बढ़ता है, पर जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन की कगार पर होता है, बिल्कुल जैसे 100 डिग्री सी का पानी, वो बिल्कुल तैयार है भाप में बदलने के लिए, तो 100 डिग्री सी के पानी को यदि आप ऊष्मा दोगे तो उसका ताप नहीं बढ़ने का, बल्कि वो 100 डिग्री सी का पानी 100 डिग्री सी की भाप में बदल जाएगा। तो ताप तो नहीं बढ़ा, पानी कितना था 100 डिग्री सी वाला था, और भाप जो बनी वो भी कितनी है 100 डिग्री सी वाली है, तो ताप तो उतना ही है 100 डिग्री सी। पर जो हमने ऊष्मा दी वो कहाँ गई, ऊष्मा ने उस पानी को 100 डिग्री सी के पानी को 100 डिग्री सी की भाप में कन्वर्ट करा, इसमें खर्च हुई वो ऊष्मा। तो नॉर्मली तो जब किसी वस्तु का ताप लगातार बढ़ता रहता है तो हमें पता चलता है कि उस वस्तु को ऊष्मा कहीं से प्राप्त हो रही है, इसलिए उसका ताप बढ़ रहा है। और यदि किसी वस्तु का ताप लगातार घटता रहता है तो हम कहते हैं कि वस्तु के अंदर से ऊष्मा कहीं जा रही है, इसलिए ताप घट रहा है। पर 100 डिग्री सी के पानी को 100 डिग्री सी की भाप में बदलने में आप ऊष्मा दे रहे हो और फिर भी ताप नहीं बढ़ रहा, तो इसलिए तो उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त माने छुपी हुई, ऐसी ऊष्मा जो ताप बढ़ा ही नहीं रही और हम दे भी रहे, अपितु वो ऊष्मा क्या कर रही, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर रही, 100 डिग्री सी के पानी को 100 डिग्री सी की भाप में बदल रही वो ऊष्मा। ठीक है, तो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, यद्यपि हम पदार्थ को लगातार ऊष्मीय ऊर्जा देते रहते हैं, लगातार ऊष्मा दे रहे फिर भी ताप स्थिर है। इसका कारण यह है कि
अवस्था परिवर्तन के दौरान जब तापमान स्थिर रहता है तो दी गई ऊर्जा पदार्थ के कणों के बीच सहसंजक बल को तोड़ने अर्थात अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा के रूप में काम करती है। यानी वो ऊष्मा ताप नहीं बढ़ाती, वो ऊष्मा पदार्थ की अवस्था को बदलने में काम करती है। इस प्रकार स्थिर तापमान पर पदार्थ को दी गई या ली गई यह ऊष्मा पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। उत्तर देखो, हम जानते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं दाब व तापमान द्वारा परिवर्तित होती हैं। अतः दाब बढ़ाकर तापमान घटाकर हम वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदल सकते हैं। यदि वायुमंडल में उपस्थित गैसों को आपको द्रव में बदलना है तो एक तो उनका टेम्परेचर घटा दो, उन्हें गैसों को ठंडा कर दो और उनके ऊपर बढ़ा दो दाब। यदि आपने गैस को ठंडा कर दिया और दाब बढ़ा दिया तो वो गैस किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी, जिसे कहते हैं द्रवीभूत हो जाना या द्रवित हो जाना, या इसे आप लिक्विफिकेशन भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एनसीईआरटी का क्या है, हमारा पाठगत प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 है। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंड क्यों करता है? यदि गर्मियों के ड्राई डेज हो, शुष्क माने जब वातावरण में नमी ना हो, तो कूलर बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया कूलिंग करता है। क्योंकि जब दिन होते हैं शुष्क, ड्राई होते हैं, तो ड्राई एयर की खासियत ये होती है कि हवा में नमी तो है नहीं बिल्कुल भी, और कूलर काम करता है वाष्पन के सिद्धांत पर। आपने देखा होगा कि कूलर जो है उसमें एक 4 दीवारें होती हैं कूलर में। एक दीवार में तो फिट होता है पंखा उसका, और 3 दीवारों में उसके जो है घास के में पैड लगे होते हैं, घास के या फिर हनी कॉम पैड भी आने लग गए आजकल। हालांकि मैं आपको बताता हूँ, जो हनी कॉम पैड हैं वे ज़्यादा बढ़िया काम नहीं करते, इस बात को सुन लो कान खोल के। सबसे बढ़िया काम करते हैं वो घास वाले पैड ही। तो घास वाले पैड क्या होते हैं कि जब हम मोटर से हम उन घास वाले पैड पर पानी गिरता है ना, तो वे तीनों पैड घास के, 3 दीवारें तो उसकी घास की हैं, ठीक है, और एक दीवार पर पंखा लगा हुआ है, तो वे तीनों दीवारें क्या हो जाती हैं? भीग जाती हैं पानी से। और जब पानी से भीग जाती हैं, गीली हो जाती हैं, तो वहाँ से जो है पानी भाप बन के उड़ता रहता है। और जब पानी भाप बन के उड़ेगा तो उसे उड़ने के लिए ऊष्मा तो चाहिए ना, और यानी वो ऊष्मा लेगा वहाँ से, और ऊष्मा लेगा जिसकी वजह से जो हमारे पैड हैं जो भीगे हुए हैं पानी से, उनसे ऊष्मा ली जा रही तो वे ठंडे हो जाएंगे, उनका टेम्परेचर लगातार घटेगा। जहाँ भी वाष्पन ज़्यादा होता है वहाँ टेम्परेचर घट जाता है। इस बात को मैंने पहले भी कई बार आपको समझाया है। आपको पता है जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो पसीना क्यों आता है? क्योंकि पसीने में वाष्पन की क्रिया होती है। वाष्पन, जितना पसीना बाहर निकलेगा उतना ही आपका बॉडी का टेम्परेचर घटेगा। जितनी आपके शरीर से भाप बाहर निकलेगी आपकी बॉडी का टेम्परेचर उतना घटेगा। तो गर्मी लगने पर पसीना और वाष्पन इसलिए बहुत तेज हो जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से जब हमारा कूलर है और दिन है बिल्कुल ड्राई डेज हैं जिनमें वायुमंडल में बिल्कुल भी नमी नहीं है, तो आपके जो कूलर के तीनों पैड हैं वे घास से भीगे हुए हैं, वे पानी से और घास के बने हुए हैं, उनसे पानी वाष्प बन के उड़ता रहता है। और जब पानी वाष्प बन के उड़ेगा तो तीनों पैड का टेम्परेचर घटेगा, और जो चौथी दीवार में जो पंखा लगा हुआ है वो जो हवा खींच रहा उन तीनों पैड से होके ही तो आ रही वो हवा, तो उस हवा को तो ठंडी करेगा ही वो। इसलिए ड्राई डेज में कूलर जो है ना जब तक बढ़िया काम करेगा जब तक मौसम बरसात वाला नहीं होगा। पर बरसात के मौसम में कूलर में चाहे कितना ही पानी भर देना, बरसात के मौसम में कूलर बढ़िया काम नहीं करता। बरसात के मौसम में तो एसी ही करता है सिर्फ काम, ठीक है, समझ रहे ना आप। तो बरसात से पहले पहले कूलर बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ लिखा हुआ है देखो उत्तर में, गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प कम होती है, यानी हवा में नमी है ही नहीं। जब हवा में नमी नहीं है तो वाष्पन की क्रिया बहुत तेज हो गई उन तीनों पैड से, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब कूलर चलता है तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से लेता है तथा तेजी से वाष्पित होता है, अतः कूलर अधिक ठंड करता है। तो कूलर केवल तब काम करता है जब वातावरण में नमी ना हो, वातावरण में उमस ना हो, वातावरण में ह्यूमिडिटी ना हो,
कूलर कभी भी बरसात के दिनों में काम नहीं करता, सही, इस बात को अपने जहन में बिठा लो। बरसात में कूलर कभी नहीं बढ़िया काम करने का। गर्मियों वाली बरसात की बात कर रहा मैं, जो जून के एंड में होती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ तक जो बारिश होगी ना, उस बारिश में कूलर काम नहीं करने का है बिल्कुल भी, परेशान हो जाओगे आप। ठीक है, क्योंकि हवा में पहले ही बहुत सारी नमी है, वाष्पीकरण इतना बढ़िया होने का ही नहीं। आपको पता है बरसात के दिनों में तो कपड़े भी बहुत दिनों में सूखते हैं, बहुत देर में सूखते हैं कपड़े बरसात के दिनों में। क्वेश्चन नंबर 15, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? आपके पास एक घड़ा है, आपने देखा होगा कि आजकल जो है लोग फिर दोबारा से पुराने पैटर्न पर आ रहे हैं, पुराने पैटर्न पर। यह घड़ा है, ठीक है, इसमें हमने पानी रख दिया, मिट्टी के बर्तनों का दोबारा प्रयोग करना शुरू कर दिया बहुत से क्षेत्रों में लोगों ने। ठीक है, तो ये घड़ा है, घड़े में आपने पानी भर दिया यहाँ तक। तो आपको पता है घड़ा मिट्टी का बना हुआ है, और मिट्टी का बना हुआ है, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, छिद्र होंगे, पोर्स होंगे, सुराख होंगे बहुत सारे छोटे छोटे, जिनसे पानी भाप बन के उड़ता रहेगा, इस तरीके से वाष्पन होता रहेगा। और जब वाष्पन होगा तो इस वाष्पन के लिए ऊष्मा भी तो चाहिए। वो ऊष्मा कहाँ से मिलेगी? पानी से ही तो मिलेगी। और जब पानी में से लगातार ऊष्मा खींची जा रही, ऊष्मा ली जा रही, तो पानी का टेम्परेचर तो अपने आप ही, पानी का टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, घटेगा ना टेम्परेचर। मतलब घड़ा वाष्पन के सिद्धांत पर ही काम करता है घड़ा। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह मार्केट में फुहारे लगाए जाते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि फुहारा इसलिए लगाया कि जिससे बहुत अच्छा लगे ये मार्केट। फुहारा इसलिए लगाया गया, अच्छा तो लगता है वो तो बात ठीक है, पर फुहारा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जब फुहारा चलता है ना, तो वाष्पन बहुत ज़्यादा होता है उस जगह, और वाष्पन ज़्यादा होता है तो वातावरण से ऊष्मा ग्रहण करता है फुहारा, जिससे उस मार्केट का टेम्परेचर घटा के रखेगा फुहारा। आपने कभी सुना होगा कि पेड़ जितने ज़्यादा लगाओगे उतना आप गर्मी से निजात पाओगे। पेड़ ज़्यादा लगाओगे, मान लो आपका एक पेड़ है बहुत बड़ा, नीम का पेड़ है या पीपल का पेड़ है, और गर्मियों में आप उस पेड़ के नीचे जब बैठते हो तो आपको गर्मी नहीं लगती, छाया में जब बैठते हो तो गर्मी नहीं लगती आपको। नहीं तो अपने लेंटर की छाया में बैठ जाओ ना, जो घर की छत होती है, जो आरसीसी या आरबीसी का जो लेंटर होता है, उसके नीचे बैठ के देखो, वहां तो इतना अच्छा नहीं लगता जितना पेड़ के नीचे लगता है बैठने पर। इसका कारण यही तो है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों की निचली सतह पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा से लगातार जल का वाष्पन होता रहता है, जिसे हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, या ट्रांसपाइरेशन या उत्सवेदन। तो जब लगातार पेड़ पौधों की पत्तियों से जल का लगातार वाष्पन होता रहता है, तो वाष्पन के लिए ऊष्मा तो चाहिए ही। तो ऊष्मा कहाँ से मिलती है पेड़ पौधों को? वातावरण से। तो हम जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं उस वातावरण से ही तो पेड़ ऊष्मा लेता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो वातावरण से ऊष्मा ली जा रही, तो इसलिए पेड़ के नीचे ठंड रहती है बहुत। इसलिए हमारा देश या पूरा संसार हमेशा कहता है कि गर्मी से बचना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। पेड़ पौधे जितने लगाओगे गर्मी से उतना आपको छुटकारा मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। ठीक है, बिल्कुल वाष्पन के सिद्धांत पर, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। घड़े में से भी आपने देखा, जिस घड़े में पानी भरते हो वो घड़ा पूरा गीला हो जाता है, और पानी भाप बन के उड़ता रहता है, और भाप बन के उड़ने के लिए उसे ऊष्मा चाहिए, और ऊष्मा वो पानी से ही लेगा। इसलिए पानी से जब ऊष्मा लगातार ली जा रही तो पानी का टेम्परेचर तो घट जाएगा। बहुत बढ़िया काम करता है घड़ा, फ्रिज से ज़्यादा अच्छा पानी है इसका। देखो उत्तर, गर्मियों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है। और एक बात और बता रहा है, जिस तरह कूलर बरसात के दिनों में काम नहीं करता, अच्छा, इसी तरीके से घड़ा भी बरसात के दिनों में आपके पानी को ठंडा नहीं करने का। इसका पानी सिर्फ जो है जून के मिड तक, यानी जब तक आपके क्षेत्र में बारिश नहीं हुई, जब तक तो ये पानी ठंडा करेगा। और जब बरसात शुरू हो जाती है ना, जून के लगभग बीच में या जून के एंड में बरसात शुरू हो जाती है, या कभी कभी जुलाई अगस्त में शुरू होती है बारिश। ठीक है, क्योंकि मानसूनी है ना हमारे यहाँ, वर्षा जो है वो फिक्स नहीं है, मानसूनी, मानसून से होती है वर्षा, जिसका टाइम थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो इसलिए बरसात से पहले पहले इसे इस्तेमाल करो, बरसात से पहले पहले कूलर को इस्तेमाल करो, उसके बाद घड़े को और कूलर को इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा नहीं है। और यदि बरसात के दिनों में आप पेड़ के नीचे बैठोगे ना, तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। तो पेड़ के नीचे भी जब ही बैठना ज़्यादा सुखकारी होगा, जब बारिश जब तक शुरू नहीं हुई। ठीक है, देखो,
तो गर्मियों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है, जो वाष्पन की दर को बढ़ा देती है, क्योंकि हवा में तो नमी है ही नहीं, वाष्पन तो बहुत तेज होगा घड़े में से, घड़े की दीवारों से वाष्पन बहुत तेज होगा। घड़े में छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनसे पानी धीरे धीरे रिसता रहता है, जो वाष्पन के लिए जल से अधिक ऊष्मा लेता है। वो बाहर निकलते हुए वाष्पित होते हुए ज़्यादा ऊष्मा लेगा, जिससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। संक्षेप में, घड़े का जल वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। किसके कारण? वाष्पीकरण के कारण। और पता चल गया होगा आपको कि बरसात से पहले पहले इस्तेमाल करना है घड़े को भी और कूलर को भी। जब आपके क्षेत्र में बरसात का मौसम लग जाता है, गर्मियों की बारिश का, तो घड़े को इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा नहीं, चाहे करके देख लियो आप प्रैक्टिकल को। और ना ही कूलर को इस्तेमाल करके कोई फ़ायदा, चाहे तो करके देख लियो प्रैक्टिकल को। और ना ही फिर बरसात के दिनों की गर्मियों में पेड़ के नीचे बैठने से कोई फ़ायदा है, चाहे करके देख लियो प्रैक्टिकल को। ठीक है, ये सारी बातें बिल्कुल ट्रू हैं, 100% ट्रू, प्रूव्ड हैं सारी। क्वेश्चन नंबर 16, एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर, हाथ के ऊपर थोड़ा सा एसीटोन डाल लो या पेट्रोल डाल लो या परफ्यूम, इत्र परफ्यूम डाल लो हाथ के ऊपर, तो ठंडा ठंडा लगेगा आपको। इसलिए लगेगा क्योंकि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र क्या होता है, परफ्यूम क्या होता है, उसे उड़ना है भाप बन के, और उड़ने के लिए उसे ऊष्मा चाहिए। ऊष्मा वो हमारे हाथ से ही तो लेगा, इसीलिए तो हमें ठंडा लगेगा वो। जिस तरह घड़ा ठंडा, घड़े का पानी इसलिए हो जाता है क्योंकि घड़े की दीवारों से जल का वाष्पन होता है, इसलिए। ठीक है, हम पसीना आने के बाद हम भी तो ठंडे हो जाते हैं। जब तक पसीना नहीं आता, जब तक गर्मी लगती रहेगी, और जब पसीना आना शुरू हो जाएगा तो टेम्परेचर थोड़ा सा घट जाएगा हमारी बॉडी का। तो एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है हथेली ठंडी? उत्तर, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र वाष्पशील पदार्थ हैं। जब इन्हें हथेली पर रखते हैं तो हाथ की गर्मी के कारण इनका वाष्पन तेज हो जाता है। इसके लिए ये ऊष्मीय ऊर्जा हथेली से लेते हैं, जिससे वह ठंडी हो जाती है। तो हथेली से ऊष्मा ले रहे तो हथेली तो ठंडी होगी। हथेली का मतलब यह नहीं है कि आपको यहीं डालना है इसे, आप यहाँ डाल लो तो ज़्यादा इफेक्ट जल्दी दिखाई देगा आपको। इफेक्ट यदि यहाँ डाल दिया ऊपर थोड़ा सा, आपका परफ्यूम है ना, उसे यहाँ स्प्रे करके देखना, ठंडा ठंडा लगेगा। ठीक है, बरसात के दिनों में ज़्यादा कोशिश नहीं करनी इन प्रैक्टिकल्स की, बरसात से पहले पहले कर लो प्रैक्टिकल, क्योंकि वाष्पन बरसात से पहले पहले ही तो ज़्यादा होता है वाष्पन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? जल्दी क्यों पी लेते हैं? यदि हमने इस कप में चाय ली, ये कप है हमारा, और हमने कप में ली चाय, तो गर्म होगी। और यदि आपके पास कोई ऐसी बड़ी सी एक प्लेट है ऐसी, और इसमें चाय लो या दूध लो गरम गरम, आप जल्दी पी जाओगे। या फिर कप के नीचे रखने की एक प्लेट आती है, आपने देखा होगा, ऐसी प्लेट आती है चीनी मिट्टी की बनी हुई, जो कप के नीचे रखी जाती है ऐसे, इसमें चाय डाल के पियो, जैसे अमिताभ बच्चन पीते थे। कई पिक्चरों में आपने, मूवीज़ में देखा होगा, अमिताभ बच्चन इस कप की चाय को इसमें डाल के और फिर पीते थे। ठीक है, एक अलग सी आवाज़ के साथ। तो यहाँ चाय पीना आसान है, यहाँ चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, यहाँ भी ठंडी हो जाएगी, यहाँ जल्दी ठंडी नहीं होगी, क्योंकि जब चाय को आप इतनी बड़ी प्लेट में रखोगे तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा ना, और जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा वाष्पन भी उतना तेजी से होगा, वाष्पन भी उतना तेजी से होगा। क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जितना ज़्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसी भी चीज़ का, वाष्पन की दर उतनी ज़्यादा होती है। यहाँ सिर्फ इतने क्षेत्रफल से ही तो उड़ रही भाप, वाष्पन इतने से ही तो हो रहा है। यहाँ इतना बड़ा इसका मुंह है प्लेट का, तो वाष्पन तो बहुत तेज होगा, और इसमें भी इतने क्षेत्रफल से वाष्पन होगा। तो जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जितना फैलाव ज़्यादा होगा, उतना ही वाष्पन ज़्यादा होगा। और वाष्पन जितना ज़्यादा होता है, टेम्परेचर उतना घट जाता है। अभी तो बात कर रहे थे हम, घड़े में भी तो यही बात कर रहे थे कि जल जितना भाप बन के उड़ेगा उतना ही पानी ठंडा होगा, उतना ही आपका। कूलर के जो पैड हैं वे जितने ज़्यादा उनसे भाप बन के पानी उड़ेगा, आपको उतनी ठंडी हवा देगा कूलर। आपको जितना आपके शरीर, आपकी त्वचा से जितनी भाप उड़ेगी या पसीना निकलेगा, उतना ही ठंडा होगा आपका शरीर। आपने देखा है जब किसी बच्चे को बुखार होता है ना, और उसका बुखार जब ठीक होने लग रहा होता है तो उसे पसीने आते हैं बहुत, बुखार ठीक होते समय पसीने आते हैं।
ठीक है, तो पसीने, यदि किसी बच्चे को बुखार है और उसे पसीने आ रहे हैं तो समझ जाओ उसे पसीने आने दो, जितने आते हो आने दो, मैक्सिमम। उसका बुखार ठीक होने लग रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा आपकी मम्मी जो हैं, आपकी मम्मी जब कपड़े धोती हैं तो धोने के बाद उन्हें निचोड़ती हैं, और निचोड़ते हैं जब कपड़ों को तो क्या बन जाती है उनकी? रस्सी। रस्सी जैसे बन जाते हैं ना निचोड़ने के बाद। यदि उस रस्सी को ज्यों का त्यों तार के ऊपर डाल दिया जाए तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा? नहीं सूखेगा। पर आपकी मम्मी उस रस्सी को खोलती हैं, उसे कपड़े को पूरा फैलाती हैं और फैलाकर फिर डालती हैं तार के ऊपर। तो जब फैलाकर डालते हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है कपड़े का, और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पन भी ज़्यादा होता है, और वाष्पन ज़्यादा होता है तो समझ जाओ कि कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल तो खैर बहुत सारी सुविधाएं हैं, कूलर है, एसी हैं, पंखे हैं। पहले ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी। पुराने ज़माने में महिलाएं क्या करती थी कि महिलाएं और पुराने ज़माने के जो पुरुष थे, आदमी और औरतें सब जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे, वे क्या करते थे कि एक बड़ी सी चादर लेते थे, चादर, और चादर को पानी में भिगो लेते थे। पानी में भिगोने के बाद उसे निचोड़ने के बाद फिर उसे ओढ़ के सो जाते थे। तो चादर को जब ओढ़ के सोते थे तो उसका क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा हो गया। और आपको पता है कि जब वो गिल्ली है पानी से तो उसमें वाष्पन जरूर होगा पानी का। जब पानी भाप बन के उड़ेगा तो क्या होगा? ऊष्मा लेगा ना वो, और ऊष्मा लेगा, हमारे ऊपर ओढ़ रखी हमने चादर तो हमारे से ही तो ऊष्मा लेगा, तो हमें ठंडा महसूस होता था, ठंडा। समझ रहे हैं आप? तो ठंड इसलिए उसमें, पहले तो ठंड गर्मी से बचने का यही तरीका था। पता नहीं कैसे कैसे तरीके और जुगाड़ लगाते थे पहले लोग गर्मी से बचने के लिए। अब तो सबके घरों में पंखे हैं, कूलर हैं, एसी हैं, पहले तो नहीं हुआ करते थे ना, और पहले भी गर्मी से बचते थे लोग। तो ये तरीके सारे वैज्ञानिक तरीके हैं जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे। अब देखो जरा उत्तर। कप में दूध या चाय की सतह का क्षेत्रफल कम होता है, जिससे वाष्पन धीमा होता है और वह देर में ठंडी होती है, अतः पीने में देर लगती है। लेकिन प्लेट में डालने पर चाय या दूध की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वाष्पन तेजी से होता है और उसे ठंडा होने में कम समय लगता है, अतः पीने में देर नहीं लगती। तो इसलिए जब हम सुबह को स्कूल में जाते हैं ना, सुबह सुबह हमें स्कूल में जाना है और हमारी माता जी हमें दूध या चाय देती हैं, और हमें पता है कि हमारे पास 5 मिनट है निकलने में, और 5 मिनट में इस दूध या चाय को पीना बड़ा मुश्किल है, तो आपकी मम्मी क्या करती हैं? आपकी मम्मी उस चाय या दूध को बड़े से बर्तन में, बड़े मुंह वाले बर्तन में देती हैं। ठीक है, हालांकि उन्हें वाष्पन की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में नहीं पता, विज्ञान के बारे में यदि उन्हें नहीं भी पता, फिर भी मैं इस बात को जानती हैं कि मेरे बच्चे को 5 मिनट में घर से निकलना है और उसे ये दूध जरूर पिलाना है या चाय पिलानी है जरूर। तो वे कप की या गिलास के दूध को या चाय को किस में डाल देती हैं? एक प्लेट में या थाली में, या एक बड़े से ऐसे बाउल में जिसका मुंह बहुत बड़ा हो। इसीलिए तो डालती हैं वे, जिससे जल्दी वाष्पन की क्रिया बहुत तेज हो जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने के कारण। और वाष्पन की क्रिया जब तेज हो जाएगी तो वो चाय, दूध या जो भी गर्म ड्रिंकिंग मटेरियल है वो ठंडा हो जाएगा जल्दी से, और आप आसानी से उसे 2 मिनट में पी लोगे जो 5 मिनट में पीना था, और फिर आप आसानी से अपने स्कूल जा सकते हो पढ़ने के लिए। ऐसा ही तो करती है ना सबकी मम्मी। ठीक है, यदि नहीं करती तो आप बता देना अपनी मम्मी को कि ऐसा करना चाहिए ठंडा करने के लिए। वैसे आपको पता है कि सबकी मम्मियाँ ऐसी ही करती हैं। 18वां क्वेश्चन, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पेपर में। तो उत्तर में है गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वे पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। जो कॉटन का कपड़ा होगा, सूती कपड़ा होगा, वो पसीने को एब्जॉर्ब करेगा। इस प्रकार पसीना टपकता नहीं है। एक तो पसीना नहीं टपकने का, एब्जॉर्ब कर लेंगे पसीने को, पर पसीने को एब्जॉर्ब करके एक और भी फायदा है, कपड़ों द्वारा सोखा गया पसीना वाष्पीकृत होता है। फिर वो पसीना क्या वाष्पन होगा, उसमें वाष्प में बदलेगा, वो वेपोराइज होगा। वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा शरीर से ली जाती है, और वाष्पीकरण के लिए जो ऊष्मा ली जाएगी वो बॉडी से ही तो ली जाएगी। फलस्वरूप शरीर का तापमान कम हो जाता है। यानी जितना पसीना आ रहा, एक तो शरीर में से पसीना निकल रहा, उसकी वजह से शरीर ठंडा हुआ, फिर उस पसीने को उस सूती या कॉटन के कपड़े ने एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर उस सूती या कॉटन के कपड़े से पसीना वाष्पित हुआ, तो वहाँ से फिर टेम्परेचर घटा। तो
कॉटन के कपड़े पहनने से डबल इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर। एक तो हमारी बॉडी अपने आप ही पसीना आके ठंडी होती है, दूसरा उस पसीने को सूती कपड़ा एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ से वो पसीना वाष्पित होगा, तो वहाँ भी हमारी बॉडी ठंडी होगी, तो डबल इफेक्ट पड़ता है, तो कम हो जाता है और हमें शीतलता का अनुभव होता है। तो हमें कूलिंग इफेक्ट, यदि आप कॉटन के कपड़े पहनोगे तो ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे, और यदि आप सिंथेटिक कपड़े पहनोगे तो आपको गर्मियों में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हमारे जो है पहला चैप्टर जो था क्लास 9 साइंस का, उसमें पाठ के बीच में यानी पाठगत प्रश्न थे टोटल 18, ये हमने कर लिए। अगले लेक्चर में मैं आपको पाठ का जो है ना सारांश पढ़ाऊंगा। पाठ का सारांश का मतलब पूरे चैप्टर में हमने किस किस चीज़ को सीखा है, हर एक को पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा। उससे अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा इस पहले पार्ट के जो अभ्यास के प्रश्न है, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, फिर आएंगे हम दूसरे चैप्टर पर। हाँ, एक चीज़ और पढ़ानी है मुझे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने हैं इसमें। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इन्हीं में से ही आएंगे एग्जाम में, लिख कर रख लो इस बात को। ठीक है, यदि आज का लेक्चर वास्तविकता में आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, बाय।